हेलो 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 बच्चों। आप चेक। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे सभी लोग। आज का अपना केमिकल बॉन्डिंग का सेकेंड लेक्चर है और जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है। लास्ट क्लास में हम लोग वेस्पर थ्योरी क्या होता है, हाइब्रिडेशन क्या होता है, बॉन्ड कैसे बनते हैं, ये सारी बेसिक चीज़ों के बारे में देखे थे और प्रीवियस ईयर में जो कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं उसको भी डिस्कस किए हुए थे। ठीक है। आज हम लोग बचे हुए जो पोर्शन हैं जैसे कि बॉन्ड पैरामीटर क्या होता है, ठीक है, और अपना डाइपोल मूवमेंट जिससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं रिसेंट में, तो वो अपना पढ़ेंगे। और उसके बाद एमओटी क्या होता है उसका बहुत डिटेल नहीं, शॉर्ट रिव्यू लेंगे, उसके थ्योरीज को देखेंगे और रिवाइज करते चलेंगे। और लास्ट में फिर हम लोग आयनिक बॉन्ड क्या होता है और उसके साथ फजांस रूल क्या होता है उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं बॉन्ड पैरामीटर में बॉन्ड लेंथ क्या होता है। तो बॉन्ड लेंथ किसको बोलते हैं, डिफिनेशन यहां पे लिखा हुआ है कि द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू एटम। दो न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दो न्यूक्लियस के एटम्स के न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग बॉन्ड लेंथ बोलते हैं और जनरली हम लोग बॉन्ड लेंथ को क्या करते हैं, एंगस्ट्रॉम में कैलकुलेट करते हैं। जो वैल्यू दिया होता है जनरली उसको हम लोग एंगस्ट्रॉम में देखते हैं। तो जैसे ये अपना एक एटम हो गया, ये दूसरा एटम हो गया, इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। सो इट डिपेंड्स ऑन मेनली द नेगेटिविटीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एटम। तो जो बॉन्ड लेंथ होता है ये बहुत ही मेजरली डिपेंड करता है कि जो अपना ए और बी एटम है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। अगर दोनों के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो है तो वो क्या होगा, पोलर होगा, पोलर बॉन्ड होगा। और अगर डिफरेंस है दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो वो नॉन पोलर होगा और बॉन्ड भी क्या होगा, स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो इन सारी चीजों को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो तो इसके जो मेन फैक्टर्स हैं उसको एक बार देखते हैं कि बॉन्ड लेंथ कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिसको देख के हमको इसको ध्यान रखना है कि पहला है साइज का फैक्टर है। तो फैक्टर अफेक्टिंग द बॉन्ड लेंथ में पहला है एटॉमिक साइज। तो ध्यान का रखना है कि अगर एटम का साइज काफी ज्यादा होगा, अगर एटॉमिक साइज काफी ज्यादा होगा तो ऐसे केस में जो बॉन्ड लेंथ होगा वो काफी ज्यादा होगा। जैसे कि एक एटम है, इसका साइज क्या है, छोटा है, जैसे फ्लोरीन एटम है। ठीक है, दो फ्लोरीन के एटम है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा ये होगा। वहीं पर अगर अपना आयोडीन हो गया तो इसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहां पर जो डिस्टेंस होगा दोनों एटम के बीच का, जैसे आयोडीन हो गया और ये भी आयोडीन हो गया, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा काफी ज्यादा होगा, तो बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होगा। दूसरा बोल रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर पे, देखिए जो बॉन्ड ऑर्डर पे क्या होता है, बॉन्ड लेंथ जो होता है बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या ध्यान रखना है कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, ठीक है, वो बॉन्ड लेंथ के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगा। ठीक, तो यहां पर जो बॉन्ड ऑर्डर होता है सबसे ज्यादा, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो उसका जो बॉन्ड लेंथ होगा सबसे कम होगा। तो सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड सबसे ज्यादा होता है बॉन्ड लेंथ, उसके बाद डबल बॉन्ड का और उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड का। तो बॉन्ड लेंथ क्या करता है, डिक्रीज करता है बॉन्ड ऑर्डर के बढ़ने के साथ। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफी ज्यादा होगा तो उसमें मोर आयनिक कैरेक्टर होगा, दोनों एक दूसरे काफी पास पास होंगे और ऐसे केस में बॉन्ड जो होगा वो शॉर्टर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से ध्यान रखना है कि अगर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ क्या होगा, उतना कम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन। तो एस करेक्टर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड जो होगा उतना ही शॉर्ट होगा। तो एस करेक्टर जो होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बॉन्ड लेंथ के। क्योंकि अगर यस करेक्टर बढ़ेगा तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगा, क्योंकि यस करेक्टर जिसमें ऑर्बिटल में जितना ज्यादा होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही ज्यादा होता है। तो इस तरीके से जो बॉन्ड बनेगा sp3 वाले का उसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद sp2 वाले का और उसके बाद sp वाले का। जो sp वाले का जो बॉन्ड होगा वो सबसे कम होगा।
शॉर्टर बॉन्ड होगा, और सबसे जो बड़ा बॉन्ड होगा किसका होगा, sp3 वाले का। परसेंटेज ऑफ s करेक्टर सबसे ज्यादा किसमें है, इसमें है, और सबसे कम किसमें है, sp3 में है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज ध्यान रखना है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिजोनेंस डीलोकलाइजेशन चेंजेस द बॉन्ड लेंथ। रिजोनेंस के डीलोकलाइजेशन से बॉन्ड लेंथ क्या होता है, घट जाता है। जैसे कि यहाँ पर जैसे ये बेंजीन हो गया, तो बेंजीन का जो डबल बॉन्ड होता है वो रिंग में क्या करता रहता है, डीलोकलाइज होता रहता है। पार्शियल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता रहता है। तो डबल डीलोकलाइजेशन होने की वजह से सिंगल बॉन्ड भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करने लगता है। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, घटेगा। तो इस तरीके से रिजोनेंस जो होता है, जितना ज्यादा रिजोनेंस होगा उसमें उसका बॉन्ड लेंथ उतना घट जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ जाएगा। और क्या है कि चार्ज ऑन एटम, केटायन एनायन बॉन्ड आर द शॉर्टर देन द न्यूट्रल एटम बॉन्ड। ठीक है, तो केटायनिक केटायनिक अगर बॉन्ड है तो वहां पर बॉन्ड लेंथ क्या होगा, घट जाएगा। सिंपल सी बात है, अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, एटम जितने पास पास होंगे, बॉन्ड लेंथ उतना कम देखने को मिलेगा। तो ये कुछ बातें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। और इसी के बेसिस पर एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है 2021 में, एक बार आप इसको ट्राई कीजिए। क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। यहां पर बॉन्ड इंथैल्पी का स्ट्रेंथ बताना है। सो बॉन्ड इंथैल्पी का स्ट्रेंथ कैसे देखेंगे, जैसे कि यहां पर अपना फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। क्या हो गया, आयोडीन हो गया। तो ऊपर से नीचे जब हम लोग आते हैं तो साइज क्या होता है, बढ़ता है। अगर यहां पर साइज बढ़ेगा तो इनका जो बॉन्ड एनर्जी होगा, इनका जो बॉन्ड या बोलो बॉन्ड लेंथ होगा वो बढ़ेगा, क्योंकि साइज के बढ़ने के साथ जो बॉन्ड लेंथ होता है वो इंक्रीज करेगा। और बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, घटेगा। इजीली बॉन्ड क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से जिसका साइज सबसे बड़ा उसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा और उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा किसमें, अपना फ्लोरीन वाले में, फिर क्लोरीन वाले में, फिर ब्रोमीन वाले में, और सबसे कम होगा आयोडीन वाले में। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस तरीके से, ये ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। सबसे ज्यादा होगा CH3F का, फिर उसके बाद CH3Cl का, उसके बाद CH3Br का, और सबसे कम हो जाएगा CH3I का बॉन्ड एनर्जी। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल क्या होता है, बॉन्ड एंगल इज द एंगल फॉर्म बिटवीन द टू कोवेलेंट बॉन्ड। दो कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में जो एंगल होता है उसी को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड एंगल। ठीक है, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम सेंट्रल एटम इन एटम। तो सेम सेंट्रल एटम के दो कोवेलेंट बॉन्ड के बीच का जो एंगल होता है उसी को हम लोग बॉन्ड एंगल बोलते हैं। जैसे कि ये अपना एक एटम ये हो गया, और यहाँ पर एक एटम बी और एक एटम दूसरा सेम एटम बी लगा हुआ है, तो इसके ये दो ये क्या हो गए, कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। तो इनके बीच का जो एंगल होगा उसको हम लोग बोलेंगे बॉन्ड एंगल बोलेंगे। ठीक, सो इट रिप्रेजेंट द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम एंड हेल्प टू डिटरमिन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। तो जो बॉन्ड एंगल होता है वो अपना डिसाइड होता है कि एक तो जो सेंट्रल एटम है उसके पास कितने लोन पेयर हैं, कितने बॉन्ड पेयर हैं, तो उसी हिसाब से वो अपने आप को स्पेस में अरेंज करता है। और फिर हम लोग देखेंगे कि उनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा आफ्टर द अरेंजमेंट ऑफ ऑल बॉन्ड्स, लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स, फिर जो अरेंजमेंट होगा जो बॉन्ड एंगल आएगा वहां से हम लोग उसको बॉन्ड एंगल कंसीडर कर लेते हैं मॉलिक्यूल का। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बॉन्ड एंगल को अफेक्ट करते हैं, सारे फैक्टर्स यहाँ पे लिखे गए हैं। पहला है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर आपका हाइब्रिडेशन sp है तो sp के लिए बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और अगर आपका sp2 होगा तो उसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री होगा। और sp3 होगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, 109.5 डिग्री। तो यहां पर इस तरीके से सेंट्रल एटम के हाइब्रिडेशन के बेसिस पर बॉन्ड एंगल बता सकते हैं। लेकिन ये किस केस में होगा, जहां पर नो लोन पेयर, कोई लोन पेयर ना हो, जीरो लोन पेयर या नो लोन पेयर, एक भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए सेंट्रल एटम के पास। नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम मोर, सो बॉन्ड एंगल क्या होगा, घट जाएगा। तो अगर नंबर सेंट्रल एटम पर लोन पेयर बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल घटता है, क्योंकि रिपल्सन बढ़ेगा। लोन पेयर के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, रिपल्सन। जैसे ये अपना यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि जैसे H2O का एग्जांपल लें, यहां पर इसके पास दो लोन पेयर होते हैं H2O में।
ठीक है। और इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3 होता है, बट होते हैं इसके पास 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। अब यहां पर क्या होता है कि यहां पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन बढ़ जाता है। रिपल्सन बढ़ने की वजह से ये बॉन्ड क्या हो जाते हैं, ज्यादा पास पास आ जाते हैं। तो पास पास आने की वजह से बॉन्ड एंगल होना चाहिए था कितना, 109.5, लेकिन घट के हो जाता है 104.5। तो ध्यान क्या रखना है कि नंबर ऑफ लोन पेयर के बढ़ने की वजह से बॉन्ड एंगल घट जाता है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि बॉन्ड एंगल जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर के हिसाब से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सराउंडिंग एटम, कि जो सराउंडिंग एटम लगे हुए हैं उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। तो अगर सराउंडिंग एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है तो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को खींच कर अपनी तरफ कर लेंगे, तो बॉन्ड पेयर का रिपल्सन कम हो जाएगा। लेकिन अगर सेंट्रल एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा तो वो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के रखेगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एटम, सेंट्रल एटम की तरफ जितना ज्यादा होगा रिपल्सन उतना ज्यादा होगा। तो रिपल्सन अगर काफी ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से जो अपने सराउंडिंग के एटम्स होते हैं उनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है उससे भी हम लोग बॉन्ड एंगल को डिसाइड करते हैं। साइज ऑफ द सब्सटीट्यूएंट्स, अब काफी बल्की साइज होगा। अगर सेंट्रल एटम से लगे हुए ग्रुप्स जो हैं काफी बल्की हैं तो वो बल्की ग्रुप्स में काफी रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा तो वो दूर दूर जाएंगे, और अगर मॉलिक्यूल से ग्रुप दूर दूर जाएंगे बल्कि ग्रुप्स, तो बॉन्ड एंगल अल्टीमेटली क्या होगा, बढ़ जाएगा। ओके। और मल्टीपल बॉन्ड की बात करें तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड इंक्रीज द बॉन्ड एंगल। जो डबल बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है। अगर इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो इनमें ये रिपल्सन ज्यादा फेस करेंगे। अगर रिपल्सन ज्यादा फेस करेंगे तो बॉन्ड के पेयर्स ज्यादा दूर जाएंगे, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसपे अपना बॉन्ड एंगल डिसाइड होता है। ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई कीजिएगा। सो यहां पर करेक्ट ऑर्डर बताना है आपका स्पीसीज का, 2022 में नीट में आया हुआ है। तो एक काम करते हैं, यहां पर पहले हम लोग क्या करते हैं, जो स्पीसीज दिए गए हैं इनका हाइब्रिडेशन देख लेते हैं। ठीक है। और NH3H2, ठीक। यहां पर जो CO2 है सेंट्रल एटम है, इसका हाइब्रिडेशन sp होता है। यहाँ पे नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, इसका हाइब्रिडेशन sp3 होता है। यहाँ पे नाइट्रोजन है, इसका हाइब्रिडेशन sp3 होगा। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसका हाइब्रिडेशन सेंट्रल एटम क्या होगा, sp3 होगा। तो यहाँ पर कितने लोन पेयर होंगे, 0 लोन पेयर। और यहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होगा। ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, अच्छा sp3 वाले में बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109.5 डिग्री होता है। बट यहां पर देखिए लोन पेयर, यहां पर केवल 4 बॉन्ड पेयर है। यहां पर अपना 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है, जबकि यहां पर H2O में 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर है। ठीक है। तो होना चाहिए 100.5, लेकिन अगर यहां पे sp के लिए कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो सबसे हाईएस्ट तो बॉन्ड एंगल CO2 का होगा, CO2 में। और उसके बाद यहां पर इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, तो उसके बाद इसका नंबर आएगा। अब ध्यान क्या रखना है कि अमोनिया और H2O में जो अमोनिया है उसके पास 1 लोन पेयर है, और जबकि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। तो रिपल्सन ज्यादा किसमें होगा, इसमें होगा। तो बॉन्ड एंगल घट जाएगा इसमें एज कंपेयर टू इससे, क्योंकि इसमें केवल 1 ही लोन पेयर है। तो रिपल्सन अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल घटेगा। तो इस तरीके से अपना अमोनिया का ज्यादा होगा वाटर से। ठीक है। तो यहाँ पर अगर अमोनिया बोले तो 107 है, तो यहाँ पर कितना होता है, 104.5। तो ये हो जाएगा अपना बॉन्ड एंगल का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है। तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है। अगला बात करते हैं, अगला क्या है, बॉन्ड पैरामीटर। बॉन्ड पैरामीटर में नेक्स्ट है बॉन्ड एनर्जी। जो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं उसको बोलते हैं, उसको कंप्लीटली ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी जरूरत पड़ेगी उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए
ठीक है, जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उसको बोलेंगे बॉन्ड एनर्जी। सो बॉन्ड एनर्जी को हम लोग दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं, एक होता है बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, दूसरा होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। सो एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एनी बॉन्ड इज फॉर्म इज नोन एज द बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। तो किसी बॉन्ड के फॉर्मेशन में जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जितनी एनर्जी रिलीज करता है, क्योंकि जब बॉन्ड बनता है तो एटम्स का एनर्जी क्या होता है, घटता है। जैसे अगर दो एटम कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं तो ऐसे केस में क्या होता है, वो स्टेबल होते हैं, स्टेबल होंगे तो एनर्जी रिलीज करेंगे। तो बॉन्ड बनने के बाद जो एनर्जी रिलीज होगा उसको बोलेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। दूसरा होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट एनी बॉन्ड इज नोन एज द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो जैसे किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी जरूरत पड़ेगी उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, तो ये दो केस होते हैं इसके। जैसे इन डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड एनर्जी जो होता है वो उसके बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बराबर होता है। तो ध्यान क्या रखना है कि ये जो अपना बॉन्ड एनर्जी होता है, ठीक है, डायटोमिक केस में बॉन्ड एनर्जी के बराबर होता है। तो अपना जो बॉन्ड एनर्जी होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होता है, दोनों इक्वल होते हैं किसमें, डायटोमिक मॉलिक्यूल में। जैसे कि N2 हो गया, O2 हो गया, H2 हो गया, F2 हो गया। और वहीं पर अपना क्या है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है जिसमें क्या हो, डिफरेंट टाइप के एटम्स प्रेजेंट हो। तो ऐसे केस में जो बॉन्ड एनर्जी होता है वो लगभग में इक्वल होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो ये कुछ बातें हैं, इसको ध्यान रखना है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करता है। तो सबसे पहला फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस काफी ज्यादा होगा तो बॉन्ड काफी स्ट्रांग होगा, और बॉन्ड काफी स्ट्रांग होगा तो उसको ब्रेक करना काफी मुश्किल होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मॉलिक्यूल में जितना ज्यादा होता है एटम्स के बीच में, उसका बॉन्ड एनर्जी उतना ज्यादा होगा। नेक्स्ट है बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर की अगर बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा वो बॉन्ड उतना स्ट्रांग होगा, तो उसको तोड़ने में उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी। जैसे बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी एज कंपेयर टू अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, दूसरा एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज काफी ज्यादा होगा तो बॉन्ड जो एटम्स होंगे काफी दूर दूर होंगे, कमजोर बॉन्ड होगा, तो उसको तोड़ना क्या होगा, आसान होगा। नेक्स्ट है बॉन्ड पोलरिटी। बॉन्ड में पोलरिटी जितना ज्यादा होगा, पोलर बॉन्ड होगा, ठीक है, तोड़ना क्या होगा, मुश्किल होगा। रिजोनेंस एनर्जी पे, ठीक है, हाइब्रिडेशन पे डिपेंड करता है। और एक फैक्टर है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, तो एक एक करके इसको देखते हैं, सारे फैक्टर्स यहाँ पे लिखे गए हैं। सो पहला फैक्टर है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर में अगर हायर होगा बॉन्ड ऑर्डर तो उसका बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। काफी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा तो उसको तोड़ना काफी ज्यादा एनर्जी लगेगा। नेक्स्ट है बॉन्ड लेंथ। तो अगर काफी शॉर्टर बॉन्ड होगा, काफी छोटा बॉन्ड होगा, तो उसका जो बॉन्ड एनर्जी होगा काफी ज्यादा होगा, क्योंकि अगर काफी पास पास एटम है तो उसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगा। नेक्स्ट है साइज ऑफ बॉन्डेड एटम। तो अगर स्मॉलर एटम होगा तो बॉन्ड क्या होगा, शॉर्टर होगा, जो अपना बॉन्ड होगा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर छोटा एटम रहेगा तो अपना जो बॉन्ड होंगे, एटम्स होंगे काफी पास पास होंगे तो बॉन्ड काफी स्ट्रांग होगा। बड़ा एटम रहेगा तो दूर दूर एटम रहेंगे तो बॉन्ड स्ट्रांग काफी वीक होगा, तो उसको तोड़ना आसान होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो ऑप्टिमल डिफरेंस इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ। अगर हम लोग देखें जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस अगर बढ़ता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, बढ़ता है। हाइब्रिडेशन की बात करें तो मोर यस करेक्टर स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड। जहां पर यस करेक्टर जितना ज्यादा होगा, सिंपली जो यस करेक्टर होता है वो हम लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। यस करेक्टर के बढ़ने के साथ जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है एटम का वो भी बढ़ जाता है। तो अगर यस करेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगा। तो इस तरीके से मोर यस करेक्टर होगा तो वो बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा तो उसको तोड़ना उतना ही ज्यादा मुश्किल होगा। नेक्स्ट है नेचर ऑफ बॉन्ड पे। तो जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं एज कंपेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड, एज कंपेयर टू वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी लगेगा आयनिक बॉन्ड को तोड़ने में, फिर उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड को, और उसके बाद वैन डर वाल फोर्स को, क्योंकि इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, फिर कोवेलेंट में वीकर बॉन्ड होता है वैन डर वाल में। ठीक है, मॉलिक्यूलर फोर्स होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक क्वेश्चन आया हुआ है आपके 2025 में आया था
एक बार इसको पढ़िए। क्या बोल रहा है कि 2025 में आया था, स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट है। बोल रहा है कि हाइपोथेटिकल डायटोमिक मॉलिक्यूल विथ बॉन्ड ऑर्डर 0। तो बोल रहा है अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 है उसका तो ये क्वाइट स्टेबल, काफी ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये इनकरेक्ट होगा। तो जो पॉजिटिव वैल्यू होता है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, मॉलिक्यूल का अगर पॉजिटिव वैल्यू आता है बॉन्ड ऑर्डर का तो वो स्टेबल होगा। और अगर बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू नेगेटिव आता है या 0 आता है तो ऐसे केस में जो स्पीसीज होगा वो हाईली अनस्टेबल होगा। क्या होगा? अनस्टेबल होगा। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या होगा? इनकरेक्ट होगा। दूसरा बोल रहा है कि एज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज द बॉन्ड लेंथ ऑल्सो इंक्रीज। बोल रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगा। अभी पीछे ही पढ़े थे हम लोग कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? बॉन्ड लेंथ के। तो इस तरीके से दूसरा स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला देखते हैं। अगला क्या है? नेक्स्ट है अपना डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट से काफी सारे क्वेश्चन रिसेंट में आ रहे हैं, तो इसको ध्यान से समझना जरूर ना, पढ़ना जरूरी है। तो क्या बोल रहा है? पोलैरिटी या बॉन्ड आयनिक नेचर इन द कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक नेचर को पता करने के लिए हम लोग डाइपोल मोमेंट पढ़ते हैं। इससे हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड में आयनिक नेचर पता करते हैं। So polarity of any polar covalent bond or molecule is measured in the term of dipole moment. तो किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल का अगर आपको पोलरिटी कैलकुलेट करना है, पता करना है कि मॉलिक्यूल कितना ज्यादा पोलर है, कितना कम पोलर है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कौन से टर्म का यूज करते हैं? डाइपोल मोमेंट, जिसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो फॉर मेजरमेंट ऑफ एक्सटेंट ऑफ पोलरिटी पॉली इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो किसी मॉलिक्यूल में पोलरिटी को कैलकुलेट करने के लिए कि मॉलिक्यूल कितना ज्यादा पोलर है, कितना कम पोलर है, उसके लिए एक टर्म डिसाइड किया गया जिसको बोलते हैं हम लोग डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है कि यहां पर देखिए, जैसे कि कोई दो चार्ज है, एक के ऊपर दो केटायन, एक केटायन है एक एनायन है, ये आर डिस्टेंस पर रखे गए हैं। ठीक है, एक केटायन है एक एनायन है, दोनों आर डिस्टेंस में प्रेजेंट है। तो अगर कोई पूछे या पूछो ये बॉन्ड लेंथ हो गया, एक मॉलिक्यूल हो गया ए, इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जैसे कि एक मॉलिक्यूल हो गया ए और इसके साथ लगा हुआ है बी, ये मॉलिक्यूल ए बी हो गया। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आर है, इसके ऊपर जो चार्ज है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। मुझे पता करना है कि इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, तो इसके लिए जो फार्मूला होता है म्यू इक्वल टू में क्यू इंटू में डी, डी बोल दो या आर बोल दो, डिस्टेंस आर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं अपना डाइपोल मोमेंट। तो इनके चार्ज और इनके बीच की दूरी का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसको हम लोग डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। सो द प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्यू एंड द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ एटम्स इज पोल्स, ये पोल्स है ना, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पोल्स के बीच का, उसको हम लोग डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। सो फार्मूला क्या होता है? म्यू इक्वल टू में क्यू इंटू में डी, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंटू में डिस्टेंस, जो चार्ज का डिस्टेंस मैग्नीट्यूड है, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है डाइपोल मोमेंट। तो इस तरीके से जैसे एक डाइपोल हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, चार्ज क्यू और ये चार्ज Q1 Q2, इनके बीच का डिस्टेंस अगर d है तो इस तरीके डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो जो डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट किया जाता है उसमें उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ डाइपोल, उसमें डायरेक्शन को भी देखा जाता है कि जो डाइपोल का डायरेक्शन किधर है। तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डाइपोल अपना
वेक्टर क्वांटिटी होता है, मतलब डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। डायरेक्शन ऑफ डायपोल इज रिप्रेजेंटेड बाय द एरो। हम लोग डायपोल को एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसका जो हेड होता है इसको हम लोग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर दिखाते हैं, ठीक है, नेगेटिव चार्ज की तरफ। और जो इसका पॉजिटिव, जो इसका टेल होता है, इसको हम लोग दिखाते हैं किसकी तरफ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ या पॉजिटिव चार्ज की तरफ। नेगेटिव चार्ज की तरफ दिखाएंगे इसको और पॉजिटिव चार्ज की तरफ दिखाएंगे इसको। और लोन पेयर के जिधर लोन पेयर डायरेक्टेड रहता है उधर भी हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से डायपोल डायरेक्शन दिखाते हैं। सो डायरेक्शन ऑफ डायपोल इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, एक एरो से दिखाते हैं। इलेक्ट्रो पॉजिटिव टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड फॉर्म सेंट्रल एटम टू लोन पेयर ऑफ एटम, ठीक है। और अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ डायपोल का डायरेक्शन दिखाया जाता है। और यूनिट की बात करें तो जो अपना डायपोल मोमेंट होता है इसका यूनिट ध्यान रखना है, क्या होता है, डी बाई। क्या होता है, डी बाई इसका यूनिट होता है। तो एग्जाम में पूछ लेता है कि डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है, तो डी बाई होता है। और ध्यान क्या रखना है कि 1 डी बाई इक्वल टू होता है 10 के पावर -18 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो 10 के पावर -18 ESU ये चार्ज का यूनिट होता है, इनटू में सेंटीमीटर डिस्टेंस हो गया। और अगर कोई पूछे कूलाम में तो इस तरीके से 3.33 इंटू 10 के पावर -30 कूलाम इंटू में मीटर, तो ये इनका यूनिट होता है। तो एक डिबाई में अगर कोई ESU में पूछे तो ये यूनिट होता है, और कूलाम में पूछे तो 1.33 इंटू 10 पावर -13 कूलाम मीटर। तो ये अपना यूनिट होता है, इसको ध्यान रखना है कूलाम में और ESU में। अब हम लोग बात करें इन द डायटोमिक मॉलिक्यूल में। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स डायपोल मोमेंट डिपेंड्स अपॉन डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर हम लोग बात करें डायटोमिक मॉलिक्यूल जिसमें केवल 2 एटम प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें जो डायपोल मोमेंट होता है वो डिपेंड करता है उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पर, ठीक है। अगर जैसे कि कोई होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, जैसे होमोएटॉमिक है, जैसे H2 हो गया, F2 हो गया, ठीक है, जैसे O2 हो गया, N2 हो गया, तो यहां पर क्या होगा, डायपोल जो होगा, डायपोल मोमेंट का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होगा सबके लिए 0 होगा। सबके लिए क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। 0 होगा, सब में क्या होगा, 0 होगा। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 तो डायपोल मोमेंट का वैल्यू भी 0। कब, जब होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हो। वहीं पे हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे HF हो गया, ठीक, HCl हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, HI हो गया। तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस सबसे ज्यादा HF में होगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। सबसे ज्यादा जो चार्ज डेंसिटी होगा फ्लोरीन पे होगा। तो इस तरीके का ऑर्डर देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन जो एटम होता है सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा होती है, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन का, और सबसे कम होता है आयोडीन का। ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, ठीक। जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल जैसे H2 हो गया, F2 हो गया, Cl2 हो गया, Br2 हो गया, ठीक है, O2 हो गया। तो यहां पर क्या होगा, डायपोल का डायरेक्शन, डायपोल मोमेंट का वैल्यू 0 होगा। तो ये यहाँ पे जो हम लोग ऊपर बात किए हैं, ये अपना जब डायटोमिक हो, केवल 2 एटम हो। लेकिन अगर 2 से ज्यादा एटम हो गए तो फॉर ए पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो अपना म्यू होता है, जो म्यू होता है डिपेंड्स ऑन द वेक्टर। यहां पे म्यू होगा डायपोल मोमेंट, वेक्टर सम ऑफ द डायपोल मोमेंट ऑफ ऑल कोवेलेंट बॉन्ड। तो अगर अपना डायटोमिक पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल है जिसमें 2 से ज्यादा एटम्स हैं, तो वो क्या होगा, वहां 1 से ज्यादा बॉन्ड होंगे। तो अगर 1 से ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड है तो आप क्या करोगे कि हर एक कोवेलेंट बॉन्ड का डायपोल का डायरेक्शन देखोगे, और उनका रिजल्टेंट जो डायपोल होगा उसको हम लोग कैसे, क्योंकि हर एक बॉन्ड का अपना डायपोल मोमेंट होता है, हर एक बॉन्ड का अपना डायपोल मोमेंट होता है, तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो मॉलिक्यूल का होगा डायपोल मोमेंट। फॉर जैसे PCl5 हो गया, फॉर PCl5, SF6 एटसेट्रा, इनका डायपोल मोमेंट क्या होता है, 0 होता है, ड्यू टू द देयर सिमेट्रिकल ज्योमेट्री। तो ध्यान क्या रखना है कि ऐसे मॉलिक्यूल जो सिमेट्रिकल नेचर के होते हैं, सिमेट्रिकल जो मॉलिक्यूल्स होंगे, सिमेट्रिकल ज्योमेट्री होगी जिनकी, वो मॉलिक्यूल्स का डायपोल मोमेंट क्या होता है, 0 होता है।
बेंजीन जैसे हो गया, नेप्थलीन हो गया, डाइफिनाइल, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि अपना PCl5 हो गया, तो जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, फास्फोरस होता है और एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर हो गया, और एक क्लोरीन ऊपर और एक क्लोरीन नीचे। तो ये हो गया अपना PCl5 का स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब यहाँ पर क्या होता है, डाइपोल का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से इधर होगा और इसका इधर होगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा इनके बीच में होगा। उसी प्रकार से इसका इधर होगा और इसका ऊपर की तरफ होगा डाइपोल, और इसका डाइपोल डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा। आप रिजल्टेंट देखोगे तो 0 आएगा, ये वाला जो डाइपोल है इसके इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देगा, और ये डाइपोल ऊपर वाले को कैंसिल आउट कर देगा। तो इस मॉलिक्यूल के लिए जो म्यू का वैल्यू आएगा 0 आएगा। इसलिए बोला जाता है कि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में आपका जो डाइपोल मोमेंट का वैल्यू होता है वो 0 होता है। इफ द वेक्टर सम इज 0 देन कंपाउंड इज नॉन पोलर। जिस भी मॉलिक्यूल का रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट का वैल्यू 0 आ जाएगा, उस कंपाउंड को नॉन पोलर मॉलिक्यूल बोलना है, ठीक है। और सिमेट्रिकल कंपाउंड बोलेंगे। एंड इट इज नॉट इसेंशियल देन द इंडिविजुअल म्यू ऑफ एवरी बॉन्ड शुड बी 0, ठीक है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि हर एक बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट 0 हो, ठीक है। इंडिविजुअल वाले का ये जरूरी है कि रिजल्टेंट 0 हो जाए, ठीक। रिजल्टेंट 0 होगा उसको लेकर चलना है, न कि एक इंडिविजुअल बॉन्ड का देखेंगे कि भैया यहाँ पर 0 है तो मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि BX3 हो गया, CCl4 हो गया, SiCl4 हो गया, CH4 हो गया, CO2 हो गया, CH2 हो गया, PCl5 हो गया, SiH4 हो गया, ये सारे मॉलिक्यूल जो होते हैं इनका बॉन्ड एंगल क्या होता है, इनका जो डाइपोल मोमेंट होता है 0 होता है। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होते हैं, ध्यान रखना डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। In these examples, the bond in BH, BF, BCl, BH and CO and PCl are the पोलर होते हैं बॉन्ड फिर भी, लेकिन ये पूरे मॉलिक्यूल क्या होते हैं, नॉन पोलर नेचर के होते हैं, क्योंकि इनका रिजल्टेंट जो डाइपोल होता है वो 0 होता है। जैसे यहाँ पर देखो अमोनिया, बट अगर वहीं पे नॉन पोलर की बात करें, पोलर मॉलिक्यूल की बात करें, जैसे अमोनिया हो गया, PH3 हो गया, NH3 हो गया, तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये स्ट्रक्चर हो गया अमोनिया का। इसमें जो डाइपोल का डायरेक्शन होगा किधर होगा, लोन पेयर की तरफ होगा, और यहाँ से हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ होगा। नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो देखो सारे डाइपोल जो है वो जुड़ गए, एक ही डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, तो डाइपोल का रिजल्टेंट जो आएगा म्यू वो 1.74 डी आता है। बट वहीं पर अगर आप बात करोगे किसमें, PH3 में, तो यहाँ पर डाइपोल डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा, लेकिन यहां पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है फास्फोरस का और हाइड्रोजन का लगभग बराबर होता है, तो इसका इससे कम होगा। वहीं पर अगर NF3 की बात करोगे तो डाइपोल का डायरेक्शन इधर होगा, और यहाँ पे फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इस तरीके डाइपोल डायरेक्शन फ्लोरीन की तरफ दिखा देना है। और यहाँ पर देखेंगे तो लोन पेयर की तरफ है डाइपोल, और इनका तीनों का जो रिजल्टेंट होगा इधर साइड। तो ये दोनों जो डाइपोल है एक दूसरे के अपोजिट साइड में है, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का वैल्यू घट जाता है, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। सो अब यहाँ पे डाइपोल मोमेंट ऑफ H2O यहाँ पे लिखा हुआ है कितना होता है, 1.8 होता है, विच इज रिजल्टेंट म्यू ऑफ 2 OH बॉन्ड का। तो जो H2O का डाइपोल मोमेंट होता है काफी ज्यादा होता है, 1.85 डी होता है। कितना होता है, 1.85 डी होता है रिजल्टेंट इसका। सो म्यू जो होता है ध्यान रखना है, डाइपोल मोमेंट ऑफ H2O ग्रेटर देन डाइपोल मोमेंट ऑफ H2S। तो H2O का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो H2S से क्या होता है, ज्यादा होता है डाइपोल मोमेंट का, बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज हायर देन द सल्फर। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है ऑक्सीजन का सल्फर से ज्यादा होता है, इस वजह से डाइपोल का वैल्यू H2O का ज्यादा होता है। सो यहाँ पर जैसे एंगुलर स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैव द ग्रेटर डाइपोल मोमेंट, तो जितने भी एंगुलर स्ट्रक्चर होता है, बेंट स्ट्रक्चर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जनरली अपना नॉन जीरो होता है, डाइपोल पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, ज्यादा देखने को मिलता है। डाइपोल मोमेंट ऑफ H2O यहाँ पर दिया गया है, इसी चीज को अभी हम लोग देख लिए। अच्छा, यहाँ पे डाइपोल H2O का देखोगे तो H2O का डाइपोल कैसे देखोगे, ऑक्सीजन यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की तरफ होगा डाइपोल डायरेक्शन इस तरीके से, और यहाँ पे लोन पेयर की तरफ होगा डायरेक्शन का,
डायरेक्शन। तो इसका लोन पेयर की वजह से जो रिजल्टेंट होगा ऊपर की तरफ होगा, और इन दोनों बॉन्ड की वजह से जो डायपोल होगा वो भी ऊपर की तरफ होगा। तो दोनों का एडिशन हो जाएगा डायपोल का, तो रिजल्टेंट डायपोल काफी ज्यादा आएगा। ओके, सो नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट में। तो पहला एप्लीकेशन है टू डिटरमिन द पोलैरिटी एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो अपना मॉलिक्यूल है उसकी पोलैरिटी पता करना है, उसकी ज्योमेट्री पता करना है, तो हम लोग डायपोल का यूज करते हैं, डायपोल मोमेंट का। सो जैसे कि इफ मॉलिक्यूल का म्यू का वैल्यू 0 है तो कंपाउंड कैसा बोला जाएगा, नॉन पोलर और सिमेट्रिकल कंपाउंड बोला जाएगा, सिमेट्रिकल कंपाउंड बोलेंगे। जैसे कि CO2 हो गया, BF3 हो गया, CCl4 हो गया, CH4 हो गया, बेरियम डाइफ्लोराइड हो गया, बेरियम BF2 हो गया, ये सारे कंपाउंड क्या होते हैं, सिमेट्रिकल कंपाउंड होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, डायपोल मोमेंट क्या होता है, 0 होता है। तो ऐसे कंपाउंड जिनका डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोलर कंपाउंड, और वो होते हैं अनसिमेट्रिकल कंपाउंड। जैसे H2O हो गया, जैसे SO2 हो गया, जैसे अमोनिया हो गया, जैसे Cl2 हो गया, ये सारे कंपाउंड क्या होते हैं, ध्यान रखना है इन सारे एग्जांपल्स को, ये क्या होते हैं, पोलर कंपाउंड होते हैं, क्योंकि इनका डायपोल मोमेंट का जो वैल्यू होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। नेक्स्ट है टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। तो डायपोल मोमेंट से हम लोग परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ म्यू 0 है तो कंपाउंड नॉन पोलर एंड सिमेट्रिकल, पोलर है तो आयनिक कैरेक्टर उसमें निकाल सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ म्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ म्यू एंड थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ म्यू इनटू में 100। तो इस फार्मूले का यूज करके हम लोग उसका परसेंटेज की, उस कंपाउंड में, कोवेलेंट कंपाउंड में कितना आयनिक परसेंटेज है, आयनिक नेचर है, उसको हम लोग इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा एप्लीकेशन है टू डिस्टिंग्विश सिस एंड ट्रांसफॉर्म। कंपाउंड सिस है कि ट्रांसफॉर्म है, इसमें भी हेल्प करता है। सो डायपोल मोमेंट ऑफ सिस आइसोमर इज नॉर्मली हायर देन द ट्रांस। तो ध्यान क्या रखना है कि सिस कंपाउंड का जो डायपोल मोमेंट होता है ट्रांस वाले से ज्यादा होता है। जैसे यहां पर देखो ये सिस है, तो सिस वाले में क्या होगा, दोनों डायपोल का जो डायरेक्शन होगा वो एक ही साइड होगा, दोनों बॉन्ड का जो डायपोल का डायरेक्शन होगा एक ही साइड होगा, तो यहाँ पे एड हो जाएगा डायपोल, तो नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये सिस फॉर्म है, पोलर होगा। लेकिन वहीं पर आप देखो अगर ट्रांस में, तो दोनों डायपोल का जो डायरेक्शन है एक दूसरे के अपोजिट में है, तो एक इधर साइड है तो एक इधर साइड, इसके अपोजिट में, तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो ट्रांस वाला जो फॉर्म होगा वो नॉन पोलर नेचर का होता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। ठीक, और एक क्वेश्चन आपका ये आया हुआ है, इसको ट्राई कीजिए। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर अगेंस्ट द प्रॉपर्टी मेंशन, और ये आपका 2025 में इसी साल ये क्वेश्चन आया था, तो ध्यान से देखिएगा। तो पहला ऑर्डर दिया गया है, पहला जो स्टेटमेंट है बोल रहा है कि H2O का डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है NH3 से, और उसके बाद CH होगा। तो अगर हम लोग H2O की बात करें, H2O में अगर H2O की बात करें तो ऑक्सीजन के साथ जुड़े होते हैं 2 हाइड्रोजन, और इसके पास होता है लोन पेयर। ठीक है, तो इनका जो डायपोल होता है, इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, इनका रिजल्टेंट जो डायपोल होता है ऊपर साइड होगा, और हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ जो डायपोल होंगे इनका भी रिजल्टेंट ऊपर की तरफ होगा, तो दोनों का एडिशन हो जाता है, और यहाँ पे जो रिजल्टेंट आता है वो काफी ज्यादा आता है। अगर हम लोग किससे बात करें, NH3 से, यहाँ पर एक लोन पेयर 3 हाइड्रोजन, तो डायपोल डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा, और ये लोन पेयर की तरफ। तो वाटर का जो डायपोल मोमेंट होता है वो ज्यादा होता है NH3 से, ध्यान रखना है रिजल्टेंट। बट यहां पर बोल रहा है कि CH3 का सबसे कम होता है। ये जो कंपाउंड होता है अपना सिमेट्रिकल होता है, तो सिमेट्रिकल है तो डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। तो पहला जो ऑर्डर दिया गया है बिल्कुल करेक्ट है, सही बता रहा है। दूसरा बोल रहा है कि यहां पर ये जो ऑर्डर दिया गया है इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम के बेसिस पर,
तो बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा जो लोन पेयर है इसके पास है, उसके बाद इसके पास है और सबसे कम इसमें है। तो अगर हम लोन पेयर की बात करें तो सबसे ज़्यादा लोन पेयर है, अगर इसमें बात करते हैं तो यहाँ पर कितने लोन पेयर हो जाएंगे? जो अपना जिनॉन होता है इसके पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड बनाएगा, बचेंगे 6, 3 लोन पेयर। यहां पे अगर बात करेंगे तो 1 लोन पेयर होगा और यहां पे अगर बात करेंगे तो 2 लोन पेयर होंगे। तो सबसे ज्यादा जो लोन पेयर होगा वो XeF2 में होगा, फिर उसके बाद XeF4 में होता है और फिर XeO4 में। तो ये जो ऑर्डर बोल रहा है ये इनकरेक्ट है, ये ऑर्डर करेक्ट नहीं होगा। उसके बाद बोल रहा है कि बॉन्ड लेंथ का ये ऑर्डर दिया गया है, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है कि जो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन का ज्यादा होता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड ज्यादा होता है। उसका रीजन क्या है? यहाँ पे लोन पेयर का रिपल्सन होता है जिसकी वजह से ये बॉन्ड क्या होते हैं, बड़े होते हैं, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है। यहाँ पे भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, दोनों रिपल्सन करेंगे बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। तो सबसे ज्यादा अपना इसका होता है और उसके बाद आता है फिर CH का और सबसे कम हो जाता है OH बॉन्ड, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर करेक्ट ऑर्डर होगा। तो मतलब ये भी तीसरा वाला भी इनकरेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है बॉन्ड इंथैल्पी, तो बोला है सबसे ज्यादा किसका होगा? N2 का होगा, फिर O2 का होगा, फिर O2 का, फिर H2 का। तो ये करेक्ट ऑर्डर है क्योंकि जो N2 होता है उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड तोड़ना मुश्किल होगा, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, फिर O2 और सबसे कम होगा H2 में। तो ये आपका जो ऑर्डर है बिल्कुल करेक्ट है, डी वाला। तो ए और डी करेक्ट है तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। क्या बोल रहा है यहाँ पर? ध्यान से देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। पूछ रहा है कौन सा मॉलिक्यूल है जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो है। तो सिंपल सा यहाँ पर 2024 में आया था ये क्वेश्चन। तो जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा वो बोल रहा है कि कौन सा नॉन जीरो डाइपोल, किसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, मतलब म्यू नॉट इक्वल टू जीरो है। तो देख लेते हैं, जो सिमेट्रिकल होगा उसका नहीं होगा। ये मॉलिक्यूल कैसा होता है? सिमेट्रिकल होता है, इसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है? जीरो होता है, ये नहीं होगा। एच आई जो होता है ये पोलर होगा, ठीक है, डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ये जो CO2 होता है इसका म्यू जो होता है इक्वल टू जीरो होता है, ये भी सिमेट्रिकल होता है अपना BF3, इसका भी म्यू का वैल्यू जीरो होता है। तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका जो डाइपोल होता है नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 2021 में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर इन नेचर। कौन सा इसमें नॉन पोलर है? तो यहां पे अगर आप बात करोगे तो ये अपना फास्फोरस के साथ ऑक्सीजन और 3 क्लोरीन, इस तरीके का अरेंजमेंट, तो ये अपना क्या होगा? पोलर मॉलिक्यूल होगा। उसी तरीके से ये भी जो अपना होगा, ये कंपाउंड भी अपना क्या होगा? पोलर होगा, डाइपोल मोमेंट होगा इसका। SbCl5 इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि लगभग PCl5 के जैसा होता है, ठीक है। और PCl5 क्या होता है कि सिमेट्रिकल होता है, डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। इसी तरीके से इसका भी डाइपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। तो यहां पर ये जो मॉलिक्यूल हो जाएगा वो नॉन पोलर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT। MOT के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतने क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए। अच्छे बहुत क्वेश्चन जो बनते भी हैं बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। सो बेसिक आइडिया क्या होता है कि मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या बोलता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं ऑफ बॉन्डेड एटम कंबाइन टू फॉर्म द मोलिकुलर ऑर्बिटल दैट बिलोंग्स टू द होल मॉलिक्यूल, नॉट टू द इंडिविजुअल एटम, ठीक है। तो जो एटम्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के, वो जब कंबाइन होते हैं तो उनके कॉम्बिनेशन से बनता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक होता है बॉन्डिंग और एक होता है एंटी बॉन्डिंग। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो केवल एटम का पार्ट नहीं होते, वो पूरे मॉलिक्यूल का पार्ट होते हैं, ठीक है।
सो फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनता है? व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल कंपेरेबल एनर्जी के और प्रॉपर ओरिएंटेशन के ओवरलैप करते हैं तो वहां से आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होता है। एक होता है आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसको हम लोग बोलते हैं एबीएमओ, लो एनर्जी का होता है, और दूसरा होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसको हम लोग बोलते हैं एबीएमओ, जिसका एनर्जी हायर होता है, ऊपर साइड होता है। तो इसको हम लोग स्टार से डोनेट करते हैं, हायर एनर्जी का होता है। ठीक है, सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बराबर होता है। ठीक है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन करते हैं उतने ही आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। तो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड। जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ इंटरमिक्सिंग करेंगे, कंबाइन होंगे, उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सो टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करें तो दो टाइप के होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक को बोलते हैं हम लोग सिग्मा, ठीक है, एक को बोलते हैं हम लोग सिग्मा ऑर्बिटल फाउंड बाय द हेड ऑन ओवरलैप। जब हेड ऑन ओवरलैप होता है एटम्स का, तो एटम के ऑर्बिटल्स का, तो उससे क्या बनता है अपना सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और वहीं पर जब ऑर्बिटल क्या करते हैं एक दूसरे के साथ लेटरल ओवरलैपिंग करते हैं तो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, फाउंड बाय द साइड वाइज ओवरलैपिंग। सो ईच हैज द करस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। एक होता है सिग्मा स्टार और एक होता है पाई स्टार। तो हम लोग जो अपना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा और पाई से। किसको? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को। लेकिन वहीं पर जो अपना एंटी बॉन्डिंग होते हैं उसको सिग्मा स्टार और पाई स्टार से दिखाते हैं। ये होता है अपना एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ओके, तो एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करें तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज द लोअर एनर्जी देन द पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल। तो यहां पर जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी होता है वो अपने पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होता है, ज्यादा होता है। सो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज द हायर एनर्जी देन द पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ध्यान क्या रखना है कि जो मॉलिक्यूलर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी अपने पेरेंट एटम से भी कम होता है। तो जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं, जैसे जब भी अपना एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो एक बनेगा बॉन्डिंग और एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग। ये हो गया अपना एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक बनेगा अपना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो पेरेंट एटम से एनर्जी कम होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, बीएमओ का, और एंटी बॉन्डिंग का ज्यादा होता है पेरेंट एटम से। सो कंडीशन क्या है? कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ एटॉमिक, सबसे पहला कंडीशन है कि एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव सिमिलर एनर्जी। दूसरा है कि प्रॉपर सिमेट्री हो और उसके साथ मैक्सिमम ओवरलैपिंग करनी चाहिए, तभी जाके फॉर्मेशन होगा उसका। सो फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, फीलिंग कैसे करते हैं? जब भी हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स का फीलिंग करते हैं तो ध्यान क्या रखना होता है कि अबाउ प्रिंसिपल, पाउली प्रिंसिपल और होन्स प्रिंसिपल सभी को फॉलो करते हैं। पाउली जो अबाउ प्रिंसिपल क्या बोलता है कि सबसे इलेक्ट्रॉन फील करो लो एनर्जी के ऑर्बिटल में। पाउली क्या बोलता है कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे एक ऑर्बिटल में और दोनों का स्पिन अपोजिट होगा। और हुंस क्या बोलता है कि मैक्सिमम अम्पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, फिर उसके बाद पेयरिंग कराना है। वहीं पर बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? ध्यान क्या रखना है कि बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो ये फार्मूला हम लोग यूज करते हैं बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए। सो हायर द बॉन्ड ऑर्डर स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड, ठीक, एंड बॉन्ड ऑर्डर अगर जीरो है तो मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। या जीरो हो या तो निगेटिव हो तो ऐसे केस में मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल। मैग्नेटिक नेचर की बात करें तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा, अगर सारे पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक होगा। स्टेबिलिटी की बात करें तो मॉलिक्यूल स्टेबल होता है जब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसमें, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे तो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा देन द दोज इन द एंटी बॉन्डिंग। सो इंपॉर्टेंस क्या है कि एक्सप्लेन करता है हमको फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड के बारे में, स्ट्रेंथ के बारे में, बॉन्ड स्ट्रेंथ,
मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द मॉलिक्यूल, जैसे O2 के बारे में बताता है कि O2 जो होता है एक पैरामैग्नेटिक होता है, जिसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं अपने किसमें, O2 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयन की जानकारी देता है। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी लेवल डायग्राम बताया गया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। तो जैसे कि अगर अपना जैसे O2 हो, F2 हो, N2 हो, तो मोर देन अगर 14 या 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है स्पीसीज में, तो 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो वहां पे आपको ये वाला ऑर्डर ध्यान रखना है। जब भी आप क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हो, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का ये वाला ऑर्डर ध्यान रखना है। किस वाले केस में, आपका मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन के लिए, जैसे O2 हो गया, F2 हो गया, N2 हो गया। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ बाउ प्रिंसिपल इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द, यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को दिखाया गया है। तो पहले क्या होता है, सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा 2pz, उसके बाद आएगा पाई 2p। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई 2px इक्वल टू में पाई 2py, और फिर उसके बाद पाई स्टार 2px इक्वल टू में पाई स्टार 2py, और फिर लास्ट में होगा पाई स्टार 2pz। तो ये आपको ऑर्डर ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपका जो O2 होता है उसका इस तरीके से आपको देखिए, ये ऑर्बिटल 1s के साथ कंबाइन करेगा, तो सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s बनेगा। 2s कंबाइन करेगा एटॉमिक ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। इसी तरीके से अपना 2p वाले करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ट्रिक ध्यान क्या रखना है, कौन सा ट्रिक अप्लाई करते हैं हम लोग, A अब्बा। तो मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन वाले में आपको इस वाले कॉन्फ़िगरेशन को याद रखने के लिए अब्बा ट्रिक याद रख सकते हो। अब्बा यहां तक तो सेम रहता है, बाकी चेंज यहाँ पे आता है, तो यहाँ के लिए आपको ध्यान रखना है अब्बा। तो A मतलब एक ऑर्बिटल, B मतलब 2 ऑर्बिटल पाई 2px पाई 2py, और B मतलब फिर उसका एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, और A का मतलब सिग्मा स्टार 2p। ये कौन सा है, सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, अब यहाँ पे देखो O2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया है, तो इलेक्ट्रॉन का फिलिंग किया गया, और लास्ट में देखो एंटी बॉन्डिंग में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इससे पता चलता है कि जो O2 होता है इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 2 होता है, बट ये क्या होता है, अपना पैरामैग्नेटिक होता है। कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। अब यहाँ पर देखो एक एक इलेक्ट्रॉन घटाते जाओ, 0.1 का चेंज आता जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो O2 + 2 होता है उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। इसके लिए ध्यान रखना है। ठीक, O2 + 2 में बॉन्ड ऑर्डर 3 आ जाता है। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखा गया, ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लिखा गया। इसको आप लोग ध्यान रखिए, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। उसी तरीके से अगर लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन है तो ये वाला ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2ps, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px पाई 2py, ठीक है, इक्वल होंगे इनका इस तरीके से। तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया N2 के लिए। ठीक है, 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन हो उसके लिए वैलिड होगा। तो यहाँ पे इसको कैसे याद रखने का तरीका क्या है, तो यहाँ पर पहले BA, तो यहाँ पे बाबा वाला ट्रिक चलेगा, BA। तो इसको याद रखने के लिए आप जहां पर लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन हो या 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन हो, तो ये वाला फंडा लगा के आप MOT बना सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर N2 जो होता है डायमैग्नेटिक होता है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, N2+ के लिए 2.5 होगा, N2- के लिए 2.5 होगा। इस तरीके से इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर और ये सारा लिखा गया है। ठीक है, सो स्टेबिलिटी डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में है, एंटी बॉन्डिंग में है कि बॉन्डिंग में। अगर एंटी बॉन्डिंग में रहेंगे तो अनस्टेबल होगा, बॉन्डिंग में रहेंगे तो स्टेबल होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस तो स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंटी बॉन्डिंग में, स्टेबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। ठीक है, सो एक क्वेश्चन ये रहा जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, बताइए क्या हो जाएगा। सो यहां पर देखिए, इसका तो 0 होगा ना, अभी पीछे बात की, इसका भी नहीं होगा, लिथियम प्लस का नहीं होता। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक अगर आप इसका MOT डायग्राम बनाओ तो ये अपना हो गया 1s और ये हो गया 1s। तो ये जब इंटरमिक्सिंग करेंगे तो एक बॉन्डिंग बनेगा, एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा। ये बन गया सिग्मा स्टार 1s और ये सिग्मा 1s और ये सिग्मा स्टार 1s। दो इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं इसमें, 2 2 2 2।
तो अगर मैं इसका निकालूं बॉन्ड ऑर्डर तो कितना हो जाएगा 1/2। बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 और एंटी बॉन्डिंग में भी 2 है, तो ये कितना आ जाएगा 0। तो इसका मतलब 0 आ गया तो स्पीसीज क्या होगा डज नॉट एग्जिस्ट। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ओके, उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पैरामैग्नेटिक। ये आपका 2019 में आया था और ये वाला क्वेश्चन आपका 2020 में आया था। पूछ रहा है कौन सा स्पीसीज इसमें से पैरामैग्नेटिक होता है। तो अभी पीछे ही हम लोग बात किए थे कि जो अपना O2 होता है वो एक पैरामैग्नेटिक स्पीसीज होता है। O2 जो होता है जैसे यहाँ पर देखिए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो O2 क्या होता है अपना पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। तो अपना डी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। O2 का जरूर ध्यान रखें कि O2 जो होता है पैरामैग्नेटिक होता है। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है वो एक स्पेशल टाइप होता है कोवलेंट बॉन्ड का। बस ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे जो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी एक ही एटम के होते हैं, उसको हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। जैसे कि एक एटम ये है, इसके पास है लोन पेयर और दूसरा एटम बी है, इसके पास है वैकेंट ऑर्बिटल। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा और इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, सो इट इज ए कोवेलेंट बॉन्ड in which the shared electron come from the one atom is called as the coordinate bond। जो एटम दोनों इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो किसी एक ही एटम के रहते हैं। सो नेसेसरी कंडीशन क्या होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए ऑक्टेट ऑफ द डोनर एटम शुड बी कंप्लीट। तो जो डोनर एटम है उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए और एटलीस्ट एक लोन पेयर उसके ऊपर प्रेजेंट होना ही चाहिए। ठीक है, और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन शुड हैव डिफिशियंसी ऑफ एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन। तो जो लेने वाला एटम हो उसके पास इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी होनी चाहिए, डिफिशियंट होना चाहिए। जैसे ये देखो यहाँ पर इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये अपना क्या करेगा इस इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देगा। तो यहाँ पर ये अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। सो एटम विच प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन्स फॉर शेयरिंग कॉल्ड डोनर एटम्स। तो जैसे यहाँ पर देखिए NH3 में नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेशन कर दिया बोरान को और इस तरीके से एडल्ट का फॉर्मेशन करता है, ये अपना क्या है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए BF3 इज द इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है और ये इलेक्ट्रॉन रिच है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो NH4 में क्या होता है नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट करके NH4 का फॉर्मेशन करता है। उसी तरीके से दो अपना हाइड्रोनियम आयन होता है वो कैसे बनता है H2O अपना लोन पेयर डोनेट करता है H+ को और हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। ठीक, अब बात करते हैं रेजोनेंस का। देखिए कभी कभी क्या होता है कि एक ही मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी हम लोग एक ही स्ट्रक्चर से डिफाइन नहीं कर पाते, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं उसके डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं, जिससे क्या होता है मॉलिक्यूल की कंप्लीट प्रॉपर्टी का पता चलता है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर, और जो ये प्रॉपर्टी होता है इसको बोलते हैं रेजोनेंस प्रॉपर्टी। जिसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है वन एटम टू another atom से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, सो इट हैज फाउंड दैट द ऑब्जर्व प्रॉपर्टी कंटेंट कुड नॉट बी सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेन द सिंगल लुईस स्ट्रक्चर। तो उसके लिए हम लोग मोर देन वन लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं विच डिसाइड द मॉलिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टी। सो एक्चुअल स्ट्रक्चर इज बिटवीन द ऑल दिस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये सारी बातें आप पढ़े होंगे। यहाँ पर जैसे ओजोन का देखो, ओजोन जो होता है ओजोन के 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, ये इसका रिजोनेंस हाइब्रिड हो गया। ये जो है रिजोनेंस हाइब्रिड है किसका ऑक्सीजन का और ओजोन का, जिसमें ऑक्सीजन कहां से कहां तक डीलोकलाइज हो रहा है इसको डैश डैश करके इसे दिखाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ होता है इसको दिखाया गया है कि दोनों को जो बॉन्ड लेंथ होता है एक्सपेरिमेंटली देखा गया है तो सेम होता है। तो यहाँ से पता चलता है कि यहाँ पे रिजोनेंस हो रहा है। नोट करने वाली बात क्या है कि बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल आयन हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे बॉन्ड ऑर्डर का, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल डिवाइड बाय रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कि एक ही मॉलिक्यूल में टोटल कितने बॉन्ड है उसको काउंट कर लो और उस मॉलिक्यूल के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं उसको डिवाइड कर दो तो आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये देखो यहाँ पर इसकी बात करें, ये अपना कार्बोनेट आयन है CO3-2। अब यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर दिखाओगे तो इसके जो रेजोनेटिंग इसमें टोटल बॉन्ड कितने हैं 4 है, 1 2 3 4, तो 4 डिवाइड बाई 3 इसके बनाओगे तो एक ये बनेगा 2 और एक 3, टोटल इसमें जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं वो 3 बनते हैं।
तो 4/3 और इसका बॉन्ड और कितना आता है 1.3। उसी प्रकार से फॉस्फेट आयन में अगर बात करें, ये क्या है फॉस्फेट आयन है PO4-3। यहाँ पर बॉन्ड कितने 1 2 3 4 5 और यूनिट स्ट्रक्चर कितने बनते हैं 4, तो 1.25 आता है। उसी प्रकार से क्लोरेट आयन है, तो यहाँ पर देखोगे तो बॉन्ड कितने हैं 7 है, 2 2 4 2 6 1 7 और स्ट्रक्चर कितने बन के आएंगे 4। तो इस तरीके से इसका बॉन्ड और कितना आएगा 1.75। तो इस तरीके से रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैलकुलेट करते हैं। अब एक क्वेश्चन है, इसको आप लोग बताओ, एग्जाम में आया हुआ है। यहाँ बोल रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए इसमें से करेक्ट कौन सा होगा, करेक्ट स्ट्रक्चर कौन सा हो जाएगा। सो 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉन फॉर द ओजोन। ओजोन के 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो पीछे देखिए 2 स्ट्रक्चर होते हैं, तो ये वाला नहीं होगा। बोल रहा है कि जो BF3 होता है नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता। अभी पीछे ही हम लोग देखे BF3 होता है वो जीरो डाइपोल मोमेंट दिखाता है, म्यू जीरो होता है। डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन NH3, ये इनकरेक्ट है। NH3 का जो डाइपोल मोमेंट होता है अभी पीछे ही देखे थे, NH3 से क्या होता है NF3 से ज्यादा होता है, तो ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। 3 कोनोनिकल फॉर्म कैन बी ड्रॉन फॉर कार्बोनेट आयन, तो ये बिल्कुल सही है। अभी पीछे ही देखे थे, इसके 3 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीकर बॉन्ड का। वीकर बॉन्ड किसको बोलते हैं, देखिए जो मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड लगता है उसको हम लोग बोलते हैं वीकर बॉन्ड्स होते हैं। डाइपोल उसको हम लोग वंडरवाल फोर्स बोलते हैं। सो वीकर बॉन्ड में आता है नॉन डायरेक्शनल नेचर का होता है, नो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नो वैलेंस फोर्स, कोई अट्रैक्शन होता है यहाँ पर न्यूट्रल स्पीसीज का। दीज आर द इलेक्ट्रिकल इन नेचर ड्यू टू द इंड्यूस्ड पोलैरिटी। इंड्यूस्ड पोलैरिटी होने की वजह से मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन लगता है उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, उसके वजह से उसको हम लोग वीकर फोर्स बोलते हैं, और जो कि वंडरवाल कैटेगरी में आता है, ठीक है। सो जैसे कि यहाँ पर दिस इज द टेम्परेरी डाइपोल इन वन मॉलिक्यूल कैन इंड्यूस द अपोजिट डाइपोल इन द सराउंडिंग मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को इंड्यूस कर देता है, इसके ऊपर भी चार्ज आता है, फिर दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको हम लोग वीकर बॉन्ड बोलते हैं और वंडरवाल फोर्स बोलते हैं। दिस पार्शियली चार्ज्ड एंड टू एंड सराउंडेड इंड्यूस द सराउंडिंग मॉलिक्यूल। तो ये वाला अगर चार्ज है तो अपने पड़ोसी वाले को भी चार्ज करके इंड्यूस कर देता है, फिर एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन दिखाते हैं। सो स्ट्रेंथ ऑफ वंडरवाल फोर्स डिपेंड्स अपॉन द इजी डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल क्राउड। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रिकल क्राउड ये वाला अपने पड़ोसी पर जनरेट करेगा, उनके बीच में मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन उतना ज्यादा होगा, वंडरवाल फोर्स ऑफ उतना ज्यादा होगा। तो वंडरवाल फोर्स जो होता है वो 2 बातों पे डिपेंड करता है। एक तो मॉलिक्यूलर वेट, अगर मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा तो काफी पास पास में होंगे मॉलिक्यूल, और दूसरा की साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूलर एटम का साइज और मॉलिक्यूल का साइज जितना ज्यादा होगा वंडरवाल फोर्स उतना ज्यादा होगा। काफी पास पास होंगे तो वंडरवाल फोर्स वर्क करेगा, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। और देयरफॉर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट नोबल गैस एलिमेंट का इस तरीके से। सो वंडरवाल फोर्स आपके 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कीसम फोर्स या इसी को डाइपोल डाइपोल फोर्स बोलते हैं। तो 2 डाइपोल डाइपोल मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स या कीसम फोर्स। और दूसरा होता है डिबाई फोर्स, या इसको हम लोग डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स बोलते हैं। एक डाइपोल की वजह से दूसरा मॉलिक्यूल जो इंड्यूस हुआ है, डाइपोल हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल जैसे HCl के बीच में, H2O के बीच में, NH3 के बीच में ये वाला बॉन्ड देखने को मिलता है डाइपोल डाइपोल। वहीं दूसरा जो होता है डिबाई फोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस डाइपोल वाला, ये वाला जैसे NH3 हो गया, ये सब मॉलिक्यूल क्या करते हैं, ये इनके बीच में आपका डिबाई फोर्स वर्क करता है, ठीक। लास्ट आता है लंदन फोर्स जिसको बोलते हैं, लंदन डिस्पर्जन फोर्स बोलते हैं। ये होता है ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन की वजह से जो दो इंड्यूस्ड मॉलिक्यूल पहला और दूसरा इंड्यूस्ड मॉलिक्यूल दूसरा, दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन लगेगा उसको लंदन फोर्स बोलेंगे। इसी को इंस्टेंटेनियस डाइपोल या इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। सो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है, जब हाइड्रोजन किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ डायरेक्टली जुड़ा होता है तो वो क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। जब जैसे ये जो एटम है, जब हाइड्रोजन क्या करता है किसी एक्स एटम से जुड़ा हो, और एक्स क्या होगा, फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, और कोई sp कार्बन हो, तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है Y के साथ। तो Y क्या होगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, इन सब एटम के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ये कोई आयनिक कंपाउंड नहीं होते, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में देखने को मिलता है, नॉट इन नॉन पोलर।
सो वेरी वीक बॉन्ड होता है बट स्ट्रॉन्गर होता है वैन डर वाल्स से, और इसी को हम लोग डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन भी बोलते हैं। सो कौन कौन से कंडीशन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए? एक तो हाइड्रोजन कोवेलेंटली बॉन्डेड होना चाहिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, जैसे फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। दूसरी बात है कि एटॉमिक साइज जो होना चाहिए, एटॉमिक साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट शुड बी स्मॉल। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इनका साइज काफी छोटा होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज की बात करें तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन का ये ऑर्डर हो गया, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किसका होता है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। तो इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग एफ सबसे ज्यादा करेगा, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, और सबसे कम नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। और जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर और दूसरा होता है इंट्रा। इंटर मतलब कि जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में ही क्या बने? बॉन्ड बने, उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब अपने मॉलिक्यूल में ही बॉन्ड बने हाइड्रोजन का, तो उसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर। और इंटरमॉलिक्यूलर भी दो टाइप का होता है, एक होता है होमो इंटरमॉलिक्यूलर जिसमें सेम टाइप के एटम्स हो, और दूसरा होता है हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूलर। तो जैसे कि यहाँ पर अगर होमो इंटर मॉलिक्यूल की बात करें जहाँ पे H2O के साथ ही बॉन्ड बना है, उसको हम लोग बोलते हैं होमो इंटर मॉलिक्यूलर। जैसे H2O के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। फ्लोरीन HF के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। और वहीं पर जो अपना इंट्रो मॉलिक्यूलर होता है उसमें क्या होता है? जैसे इंट्रो हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट कंपाउंड, डिफरेंट कंपाउंड। जैसे ये हो गया अपना एक एल्कोहल हो गया, और ये वाटर के साथ क्या कर रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में बन रहा है, तो इसको हम लोग हेट्रो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। नेक्स्ट आता है इंट्रा हाइड्रोजन, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में ही बनता है। तो जैसे देखो एक मॉलिक्यूल के अंदर ही यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया हुआ है। उसी प्रकार ये भी क्या है अपना सैलिसिलडिहाइड होता है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। ये कुछ कंपाउंड्स हैं जिसमें क्या होता है? इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया 2024 में आया था, एक बार इसको ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे किसमें पूछ रहा है कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर क्या होगा अपना? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ऑक्सीजन क्या करेगा? हाइड्रोजन के साथ बना सकता है, क्योंकि ये अपने यहाँ पे एक अच्छे डिस्टेंस पर भी होना चाहिए। यहाँ पर डिस्टेंस काफी ज्यादा है तो ये बॉन्ड नहीं बना पाएंगे। यहाँ पे दोनों एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे है, तो यहाँ पर बॉन्ड नहीं बना पाएंगे। तो बॉन्डिंग जो पॉसिबल होगा इंट्रा वाला, इसमें पॉसिबल होगा, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं आयनिक बॉन्ड क्या होता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? जब एक केटायन और एनायन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। और आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर होगा, तो केटायन और एनायन का फॉर्मेशन होगा, और उनके बीच में इंट्रैक्शन देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके सोडियम प्लस में कन्वर्ट हो गया और क्लोरीन माइनस में। अब यहाँ पर जो सोडियम प्लस है और क्लोरीन माइनस है, इनके बीच में फोर्स होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक। सो आयनिक बॉन्ड, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है फजांस रूल। फजांस रूल क्या बोलता है कि कैसे अपने आयनिक कोवेलेंट कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर आ गया। तो कोवेलेंट आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर को फजांस रूल से हम लोग समझते हैं, ठीक है। सो व्हेन ए केटायन अप्रोच टू द एनायन क्लोजली टू द पॉजिटिव चार्ज केटायन, सो अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एनायन टुवर्ड्स द इटसेल्फ, ठीक है। तो जिससे क्या होता है कि जो नेगेटिव चार्ज होता है वो पोलराइज हो जाता है, उसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है वो केटायन की तरफ मूव करता है। तो जैसे कि एक अपना केटायन हो गया, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक केटायन हो गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर एक एनायन हो गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पॉजिटिव चार्ज काफी ज्यादा रहेगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ शिफ्ट होने लगेगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगा ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट होने लगेगा। तो इट सीम लाइक ऐसा फील होगा कि जैसे कि यहाँ पर कोई बॉन्ड बना हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि आयनिक बॉन्ड में भी कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया है, ठीक है। सो पोलराइजेशन, जैसे यहाँ पर केटायन है, ये एनायन है, तो यहाँ पर जो एनायन है वो पोलराइज हो गया और कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। सो द एबिलिटी ऑफ केटायन टू पोलराइज एनायन इज कॉल्ड एज द पोलराइजेशन ऑफ एनायन, ठीक है। और पोलराइजेबिलिटी क्या होता है? एबिलिटी ऑफ एनायन टू पोलराइज बाय द केटायन। तो जितना ज्यादा एनायन खुद से पोलराइज होता है उसको बोलते हैं एनायन की पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। सो यहाँ पर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पोलराइजेशन को अफेक्ट करते हैं? तो पहला है पोलराइजिंग पावर ऑफ द केटायन। सो स्मॉलर द साइज
हायर द चार्ज ऑफ कैटायन इंक्रीज द एबिलिटी टू पोलराइज द एनायन। जितना ज्यादा एनायन पोलराइज होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर दिखेगा आयनिक कंपाउंड में। सो यहाँ पर जितना छोटा साइज होगा कैटायन का, जितना ज्यादा चार्ज होगा कैटायन का, उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा। पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन, एनायन का साइज जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना डिस्टॉर्टेड रहेगा, इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग उतना ज्यादा होगा कैटायन की तरफ, उतना ज्यादा हमको कोवेलेंट कैरेक्टर दिखेगा। और वहीं पे आयन की बात करें, चार्ज ऑन आयन, तो हायर जितना ज्यादा चार्ज होगा कैटायन आयन पर कोवेलेंट कैरेक्टर उतना बढ़ेगा। ओके, सो फजांस रूल में साइज का की बात करें, कैटायन का साइज जितना छोटा होगा चार्ज डेंसिटी उतना हाई होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। एनायन का साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन जो होगा क्लाउड उतना डिस्टॉर्टेड होगा, उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ज्यादा फ्लो करेगा कैटायन की तरफ, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। ठीक है, सो ये कुछ चार्ज डेंसिटी की बात कर लिए। इफेक्ट ऑन द बॉन्ड नेचर, ठीक है, क्रिएटर द पोलराइजेशन को कन्वर्ट इन आयनिक बॉन्ड इनटू द पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर में। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो चार्ज अल्युमिनियम पे ज्यादा होगा, मैग्नीशियम पे कम होगा, सोडियम पे कम होगा। यहाँ पे +3 होता है, +2 होता है, +1 होता है। तो सबसे ज्यादा ये दिखाएगा कोवेलेंट कैरेक्टर, फिर उसमें इसमें होगा, उसके बाद इसमें होगा। ये आपका ऑर्डर हो जाएगा कोवेलेंट कैरेक्टर का। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग को सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, रिवाइज हो गया होगा। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ट्राई करते रहो। ठीक है, फिर अगले क्लास में मिलेंगे और अपने नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, चैप्टर को। तब तक के लिए सबको बाय बाय, टेक केयर।